नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम में किसी में। दोस्तों ये हमारा चैनल एग्ज़ाम में किसी है। दोस्तों हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारा खिलजी वंश है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से हमने जो है एक तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ चुके थे और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो खिलजी वंश है 1290 से 1320 तक चला, ये हम लोगों को बता चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। कल जो नेक्स्ट वीडियो था हमारा पार्ट फर्स्ट था, उसमें हम जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। अगर हमारे वीडियो आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद शेयर ज़रूर करें। ये हमारा चैनल एग्ज़ाम में किसी है, ठीक है। ये जो हम पूरा चैप्टर बाय चैप्टर लेके चल रहे हैं, इसमें कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। आप किसी भी बुक या अदर किसी भी चीज़ से मिलान करके देख लीजिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने कल आपको बता चुके थे कि राजस्थान में दो जगह रणथंभौर और चित्तौड़ के बारे में बता चुके थे कि वहाँ पर किस तरह से विजय होती है और किस तरह से चित्तौड़ में और वहाँ पर जो है रणथंभौर में जो है स्त्रियाँ जल कर मर जाती हैं, तो उसको प्रथा का नाम बताया था, ठीक है। जौहर प्रथा बताई थी, जौहर व्रत भी बोलते थे, ठीक है। वो सारा कुछ बता चुके हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं दक्कन और दक्षिण भारत के। दक्कन का क्षेत्र दोस्तों बेसिकली ये पड़ता है, दक्कन का क्षेत्र जो है ये पड़ता है, ये जो क्षेत्र होता है ये क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात और ये जो रीजन होता है कुछ मध्य प्रदेश का इस समय ये जो क्षेत्र पड़ता है, आपको देख रहे होंगे मैप में, ये जो दक्कन का क्षेत्र आता है, ठीक है। तो अब दक्कन में जो है मालवा पड़ता है। मालवा पर इन लोगों ने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो है शासन स्थापित किया था, स्थायित्व प्रदान किया था, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने 1306 से 1307 के बीच में 1306 और 1307 के बीच में दो सैनिक कार्रवाई की थी, जिनमें से क्या था कि मतलब इनके जो है एक था रायकर्ण और दूसरा था रामचंद्र, राय रामचंद्र था। तो रायकर्ण कौन था? ये जो है गुजरात से भागा हुआ, निष्कासित हुआ कि गुजरात से इसको निष्कासित कर दिया गया था। तो इस वजह से ये जो है भाग कर कहाँ पहुँचा था? मालवा पहुँचा था। मालवा के जो पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, जो बंगलाना पड़ता है, ठीक है, बंगलाना जगह पड़ती है, वहाँ पर रायकर्ण गुजरात से निष्कासित किया गया था। ये मालवा के दक्षिण भाग में बंगलाना पड़ता है, वहाँ पर अधिकार करके रह रहा था। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी से बहुत चिढ़ता था, तो उसको वो चाहता था इसको जो है हटा दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए उसने मालवा पर अपने आक्रमण कर दिया था इस पर और इसको हटा दिया था। बाद में क्या होता है, जब इसको जीत लेता है रायकर्ण को, तो उसको फिर उस माफिया भी मांगता है उसको फिर उससे खुश होकर रायकर्ण को दोबारा उसी को रायकर्ण की उपाधि देकर उसको उसका राज वापस कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आती है राय रामचंद्र। राय रामचंद्र जो है ये आप ये देख रहे हैं देवगिरी का शासक था। यहाँ पर देवगिरी पड़ता है, ये देवगिरी का शासक था। और यहाँ पर जो है ये यादव वंशी शासक था। और यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं ना जाके उसका सेनापति था उसको भेजा था। सेनापति जो था इसका नाम था मलिक काफूर था। क्या नाम था? मलिक काफूर को भेजा था। तो ये आप देखते हैं कि रायचंद देवगिरी पर शासन करता था, मलिक काफूर ने आक्रमण करके जीत लिया था। मलिक काफूर ने इस पर आक्रमण किया था, इसको जीत लिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भी इसका देवगिरी के शासक को वापस कर दिया था इसका राज, ठीक है। तो इस तरह से आपको दो अभियानों के बारे में बता चुके, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का महान सेनापति के बारे में। एक्चुअली मलिक काफूर था कौन? मलिक काफूर जो है, जो आप इतिहास में इसका वर्णन देखिएगा तो बहुत ही स्वर्णिमकालीन दिन था, क्योंकि इतना तेज तर्राट, इतना साहसी था कि जो बड़े बड़े राजा नहीं कर सके। बहुत राजा हुए बड़े बड़े, लेकिन दक्षिण भारत में विजय नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन मलिक काफूर की वजह से पूरा दक्षिण भारत को हिला के रख दिया था।
ये सेनापति जिस समय बना था मलिक काफूर, इसने पूरे दक्षिण भारत को लगभग जीता था और इसने पूरे दक्षिण भारत को हिला के रख दिया था। इतना तेज तर्रार राजा था, मतलब राजा नहीं था, मतलब सेनापति था। तो अलाउद्दीन खिलजी का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान, जब ये अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात पे युद्ध करने गए थे, जब गुजरात को जीता था तो वहाँ पर एक बंदा था नुसरत खान। नुसरत खान ने देखा कि जो मलिक काफूर है ये बहुत अच्छे से लड़ा था, इसके अंदर कुशलता देखकर से बहुत खुश हो गया था। तो नुसरत खान ने द्वारा 1000 दिनार, ये देखिए फोकस याद रखना, 1000 दिनार, 1000 दिनार में खरीदा गया था। जब 1000 दिनार में मलिक काफूर खरीदा गया था तो इसलिए उसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब जो है 1309 से 1311 की बात करते हैं तो इस प्रकार से मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में 2 जगह आक्रमण किया था। एक तेलंगाना क्षेत्र में, तेलंगाना क्षेत्र हमारा ये पड़ता है रीजन, ठीक है, और जो है वारंगल क्षेत्र जो ये पड़ता है उड़ीसा साइड में, वारंगल पड़ता है, तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना आप जानते हो मैप में। तो ये 2 क्षेत्र जीते थे। तो ये लगभग देख रहे हो पूरा जो है दक्षिण भारत लगभग समेट रहा है। तो तेलंगाना अभियान में वहाँ के शासक, तेलंगाना अभियान जो है तेलंगाना में पड़ता है, जो तेलंगाना पड़ता था वहाँ पर शासक जो था वो कौन था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। तो उसने क्या किया था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को परास्त कर दिया था। परास्त करने के बाद फिर जो है इसने उसी को उसका राजपाट सौंप दिया था। तो इसने जो है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने जो है इसको बहुत धन दौलत दिया था। उसके बाद उसने जो है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है इसी ने दिया था, किसको? मलिक काफूर को। तो ये कोहिनूर हीरा जो है विश्व में, दुनिया में एक ही कोहिनूर हीरा है जिसके बारे में जानते हैं। तो कोहिनूर हीरा जो है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने दिया था। किस विजय में दिया था? तो जब तेलंगाना पर उसने आक्रमण किया था तब दिया था। और ये कोहिनूर हीरा को फिर बाद में जो है मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्वार समुद्रम महावर, यानी कि इसके बाद द्वार समुद्रम महावर, ये कर्नाटक जो क्षेत्र पड़ता है, द्वार समुद्रम महावर सभी आधुनिक आजकल जो कर्नाटक है वो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और मदुरै पड़ता है यहाँ तमिलनाडु, ये पड़ता है तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है मदुरै। तो ये तुम्हारा मदुरै हो गया तमिलनाडु क्षेत्र में। ये पहला अवसर था जब मुसलमान यहाँ तक विजिट करते हुए गए थे, मतलब जीतते हुए गए थे। तो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये पूरा दक्षिण भारत किसके बल पर जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद ये मलिक काफूर के द्वारा जीता था। वही सेनापति था, उसने सारा कुछ जीत लिया था, ठीक है। मदुरै तक पहुंच गया था अलाउद्दीन ने। अब बात करते हैं कि अलाउद्दीन जब शासक था तो इसने क्या क्या बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती पेपर में आती हैं तो पूछ देते हैं कि क्या क्या बनवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? अलाई दरवाज़ा बनाया था। हौज खास बनाया था। सीरी फोर्ट बनाया था और जमात खाना मस्जिद बनवाई थी। 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लो। अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी फोर्ट और जमात खाना मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या था कि मंगोल बहुत पहले समय से, हमने आपको इतिहास में इसके पहले जो वीडियो बताया था दूसरे शासकों के बारे में बताया था, तो देखा था मंगोल आक्रमण करते रहते थे। तो इस समय मंगोल इस समय भी आक्रमण करते थे। तो इसलिए मंगोलों के आक्रमण के डर की वजह से इसने क्या किया था कि मंगोल आक्रमण की सुरक्षा है। 1304 में इसका एक सेनापति था जिसका नाम था 1304 में दिल्ली के पास सीरी को राजधानी बनाई थी। पहले तो यहाँ दिल्ली के पास पड़ती सीरी, तो इसने पहले दिल्ली के पास सीरी राजधानी बनवाई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उससे सेनापति जो इसका था गाजी मलिक। कौन था सेनापति? गाजी मलिक। गाजी मलिक को उत्तर पश्चिम, ये पड़ता है उत्तर और ये पड़ता है पश्चिम, तो ये बॉर्डर में किसको तैनात किया था? गाजी मलिक को तैनात किया था, ठीक है। तो गाजी मलिक को तैनात कर दिया था और मजबूती प्रदान की थी। और इसने जो ऐसे अलाउद्दीन खिलजी था, इसने
बहुत सारी उपाधियां अपने आप को उपाधि दी थी, तो उसमें से एक उपाधि है सिकंदर ए सानी की उपाधि। किसकी है? सिकंदर ए सानी की उपाधि अपने आप को ली थी, अपने आप को सिकंदर ए सानी बोला था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सिकंदर द्वितीय भी अपने आप को कहलवाता था, बोला जाता था, ये समझ सकते हो। ठीक है, अपने को कहने लगा था। अब इसके बाद जो है इसके बारे में इसने बाजार और कृषि क्षेत्र में जो कार्य किया उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो बाजार और कृषि क्षेत्र में, तो दिल्ली में इसने 3 बाजार बनाई थी। दिल्ली में इसने 3 बाजार बनाई थी। ये दिल्ली पड़ती है, 3 बाजार थी। एक तो देखो खाने के लिए बाजार, खाद्यान्न, दाल, अरहर, गेहूँ, चना, लहसुन सब मिलता था, तो खाद्यान्न हो गए। दूसरा वस्त्रों का, तो आजकल भी दिल्ली में खूब वस्त्र मिलते हैं, तो दिल्ली में वस्त्र मिलते हैं, तो इसलिए वस्त्रों का। और तीसरा नंबर था यहाँ पर घोड़े बहुत सारे मिलते थे, गुलाम और श्रमिक, ये सारे दिल्ली में 3 बाजारें थी। इसने 3 बाजारें खुलवाई थी। ठीक है, तो ये देख लिए दिल्ली में 3 बाजार, खाद्यान्नों के लिए, कीमती वस्त्रों के लिए, और घोड़े, गुलामों और पशुओं के लिए। ठीक है, अब सहना क्या होता था? सहना क्या होता है, मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछते हैं कि सहना क्या होता है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये पेपर थोड़ा हाई लेवल पीसीएस, लोअर पीसीएस बहुत पूछते हैं कि सहना क्या होता है। तो ये एक बाजार नियंत्रक जो है अधिकारी होता था, जो कि बाजार में जो कीमतें होती थी उन पर नियंत्रण रखता था, और जो व्यापारी होते थे बाजार में उनकी सबकी जो है पंजीकरण रखता था, सबका नाम लिख के एक रजिस्टर में नोट करता था बाकायदे। तो इसने विशेषकर जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने सहना अधिकारी नियुक्त किया था। उसके माध्यम से जो मार्केट की स्थिरता बनी रहे, कोई भी सामान बहुत महंगा ना बिचे। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है सहना अधिकारी रखना पड़ा। बाजार नियंत्रण अधिकारी था, जो व्यापारियों की पंजिका रखता था, कीमतों पर कड़ी निगरानी रखता था। मतलब कीमत एक भी किसी भी मार्केट में कोई भी ज़्यादा मतलब कीमत बढ़ाकर ना बेचे, और एक प्रकार से दुकानों का पंजीकरण भी करा रखा था इसने। ठीक है, तो आजकल देखो कितना मॉडर्न था उस समय, कि उस समय पंजीकरण था, तो लेकिन आजकल नहीं होता है, लेकिन उस समय उसने पंजीकरण रखा था। भू राजस्व की अदायगी की सीधे, और उसके बाद जो है भू राजस्व के बारे में इसने सीधे अदायगी के बारे में इसने सोचा कि जो कृषि होती है उस पर अगर सही से काम किया जाए, तो उसने जो वास्तविक माप की थी, तो उसने भू राजस्व की अदायगी सीधे राज्य को की जाएगी। मतलब कोई बीच में कोई राजा, कोई जमींदार ये कुछ नहीं रखा, तो सीधे राज्य को आप टैक्स दे सकते हैं। ठीक, तो भू राजस्व उपज की, मतलब पूरी भूमि में अगर कोई किसान है, उसकी भूमि में जितना भी उपज हो रहा था उसका आधा हिस्सा राज्य को देना होता था उसने। तो भू उपज जो है, भू राजस्व उपज की आदेश से रखा था। राजस्व एकत्र करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, राजस्व को एकत्र करने के लिए मुस्तखराज एक वैज्ञानिक, मतलब एक अधिकारी था। मुस्तखराज क्या था? एक अधिकारी था जो राजस्व को वसूलता है। जो आजकल देखते हो राजस्व कौन वसूलता है? एक प्रकार से कृषि टैक्स लगता है, नहीं, खेती के लिए तो लेखपाल हो गया और ग्राम विकास अधिकारी, इस तरह के अधिकारी होते हैं। तो उसी तरह से एक अधिकारी था, मुस्तखराज बोलते थे जिसको बोलते थे, और जो क्या राजस्व एकत्रित करता था। जैसे कि भी इसके और इसके मॉडर्न में देख सकते हो, जैसे जमींदार राजस्व वसूलते थे, इससे मुस्तखराज अधिकारी था इसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, और अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती इसामी, अमीर खुसरो और उसके परवर्ती आसामी जो है, इसामी, दोनों ने इसको भाग्यशाली व्यक्ति कहा है। इसको क्या कहा? भाग्यशाली व्यक्ति कहा है। तो आज जो हमने पढ़ा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा है। देखो हमने पढ़ा है मुस्तखराज के बारे में पढ़ा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सहना के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आजकल जो हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, और इसके नेक्स्ट जो बचा हुआ भी पार्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें एग्जाम में किसी। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।